यस, कम इन। बैठिए। चलिए, अपने बारे में कुछ बताइए ताकि आपसे हम एक कॉन्वर्सेशन शुरू करें। Sir, I completed my class 10th from Maheshwari International School, Kishangarh. Afterwards, I completed my high school from Sophia Senior Secondary School, Ajmer. Later on, I completed my graduation program from R.K. Patni College, Kishangarh. So, in parallel with that, I was deeply involved in sports. And so, in athletics, I secured 3 gold medals at national level. So, considering this, Government of Rajasthan, as per its out-of-town policy, gave me direct recruitment under Public Work Department. So, currently I am serving there in Public Work Department, Kishangarh. So, I also served in an organization which work for persons with special abilities, and my hobbies include meditation and walking. बहुत बढ़िया। तो आप मेडिटेशन और वॉकिंग करते हैं, ये आपकी हॉबी है। और आपने स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल भी जीते हैं, उसकी वजह से आपको जॉब मिली है। वो जो पॉलिसी को आपने मेंशन किया अभी, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी, ये क्या होता है? सर, दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, जिसमें सर आपको एग्ज़ाम नहीं देना होता है। अगर इफ़ यू हैव सिक्योर्ड अ मेडल एट नेशनल लेवल, कोई भी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट रिक्रूट करेंगी। ओके, तो इसमें कोई डिपार्टमेंट की चॉइस रहती है या गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में आपको एम्प्लॉय कर सकती है? नो सर, डिपार्टमेंट की चॉइस नहीं रहती, प्लेस की आपकी प्रेफरेंस होती है कि आपको कहाँ। ओके, तो आपने ऑब्वियसली अपना किशनगढ़ को चूज़ करा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने किशनगढ़ से स्कूलिंग की है, फिर आपने अजमेर से भी स्कूलिंग की है और ग्रेजुएशन फिर किशनगढ़ से किया है। एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ आपके इस डेफ में, लगातार जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। 9 CGPA अराउंड 90% के आसपास, 86% ट्वेल्थ में, 65 ग्रेजुएशन में। तो ये डिक्लाइनिंग ग्राफ की वजह क्या है? सो लाइक 9th सर 10th में 9 CGPA था, देन 11th में सब्जेक्ट्स मैंने पहले सब बायो लिया था, फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से चेंज करना पड़ा मुझे सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद सर ग्रेजुएशन में जस्ट बिकॉज ऑफ दी स्पोर्ट्स, तो सर उस वजह से सर थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया। आपका क्या मानना है कि कोई स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाला या स्पोर्ट्स पर्सन जो साइमल्टेनियसली अपनी एजुकेशन भी कर रहा है, उसके लिए अगर वो किसी नेशनल टीम में, इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट नहीं हो जाता, इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये 65% विद अ स्पोर्ट्स मेडल, हम एक मीडियम या मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं, हम किसी भी एक फील्ड में बहुत टॉप पर नहीं जा पाए, या फिर मतलब जैसे एजुकेशन में एक्सेल नहीं कर पाए कुछ, और ना ही हम स्पोर्ट्स के अंदर कोई टीम, इंडिया की टीम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि ये बहुत बड़ा रिस्की टाइप है कि हम 2 चीज़ें एक साथ चलाते हैं तो हम मीडियोकर ही रह जाते हैं? रिस्क तो सर लाइक गवर्नमेंट एग्जाम में भी इतना टफ कंपटीशन है, तो सर रिस्क तो इसमें भी है। बट सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एक्सपोजर मिला है स्पोर्ट्स का, जितना स्पोर्ट्स ने सिखाया है, लाइक इट्स नेक्स्ट लेवल। आई जस्ट लर्न अ लॉट फ्रॉम स्पोर्ट्स। कोई 3 लर्निंग बताओ आपकी, क्या है स्पोर्ट्स से क्या सीखा है आपने? कोई 3 लर्निंग बताओ। सो फर्स्टली मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ सीखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट एंड सर डिसिप्लिन आउट से। तो आपकी इस स्पोर्ट्स की लर्निंग का हम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर यूज़ करोगे आप? कौन सी लर्निंग काम आएगी आपको? सर तीनों ही काम आएगी, बिकॉज सर इफ़ आई वुड बी मेंटेनिंग माय प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर पोस्चर्स, तो कहीं ना कहीं सर मेरी एनर्जी लेवल्स उस हद तक रहेंगे एंड आई वुड बी मोर प्रोडक्टिव। सर फिर डिसिप्लिन तो सर हर जॉब में चाहिए, लाइक एज इन स्पोर्ट्स आई लर्न कि किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है, डेडलाइंस कैसे मीट होती है, टाइम सर एक सेकेंड कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो सो दैट आई वुड बी ब्रिंग इन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। गुड। आपके सीनियर सेकेंडरी में हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो अभी आप बेसिकली किशनगढ़ के रहने वाले हैं शुरू से, तो किशनगढ़ के इतिहास के बारे में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले किशनगढ़ से एक तो मतलब अगर मुझे स्टार्ट करना हो तो सबसे फेमस चीज़ जो मोनालिसा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हमारी बनी ठनी पेंटिंग से स्टार्ट करूँ, क्योंकि उसने एक अलग ही पहचान दिया किशनगढ़ को।
सर जो महाराजा समकांत सिंह थे सर, उनकी मिस्ट्रेस जो कि कोर्ट पोइट भी थी उनकी, सर निहाल चंद ने उन्हें डिपिक्ट करके बनी ठनी की पेंटिंग बनाई। उसके अलावा सर मार्बल मंडी, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मार्बल मंडी किशनगढ़ है सर, वो भी एक डिजर्व्स अ मेंशन। उसके अलावा सर जो 9 प्लैनेट टेम्पल है किशनगढ़ में, दैट इज ओनली इन द वर्ल्ड, तो दैट ऑल्सो। और किशनगढ़ की स्थापना किसने की? सर महाराजा किशन सिंह ने सर। इनके बारे में कुछ जानकारी है, कौन थे ये? सर ये जोधपुर रूलर थे जो कि किशनगढ़ आके फिर इन्होंने किशनगढ़ में स्थापित। किसके पुत्र थे, ऐसा कुछ ध्यान है? सॉरी सर। नहीं। और एक सब्जेक्ट आपका सीनियर सेकेंडरी में पॉलिटिकल साइंस भी था, जी तो प्रेसिडेंट पे जो इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लगता है, यस सर। वो किस प्रकार से लगाया जाता है? सर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना काफ़ी टफ प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट सर अगर इम्पीच करना है तो पहले 14 डेज़ का एक नोटिस देना होता है उन्हें। फिर उसके बाद में सर ही इज़ अलाउड टू डिफेंड हिमसेल्फ। दोनों हाउस में उनकी अलग अलग हियरिंग होती है, ही इज़ गिवन अ चांस टू स्पीक। देन सर 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउस पास करेंगे रेजोल्यूशन, देन द प्रेसिडेंट इज सेड टू बी इम्पीच्ड। और ये कौन से हाउस में पहले लगता है? सर एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल किसी भी हाउस में पहले किसी भी हाउस में लग सकता है। और इसी प्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे या जस्टिस जो भी हैं उन पे भी लगता है इम्पीचमेंट? यस। आज तक किसी पे लगा? सो एज फार एज आई एम एबल टू रिमेंबर नहीं लगा है सर। नहीं लगा। आपने इकोनॉमिक्स अपने 11th-12th में भी पढ़ी है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ी है। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू नो इज़ क्या जो इकोनॉमी है उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? मैम सेंट्रल प्रॉब्लम ये है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैम द डिमांड इज ऑब्वियसली अनलिमिटेड एंड वांट्स मैम वांट्स एंड फर्क है कुछ डिमांड और वांट में? Okay, let me help you out. Demand is backed up by many factors like purchasing power. Yes ma'am. It's basically market driven. Okay. Economics दो तरीके से पढ़ी जाती है. Yes. एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. Yes ma'am. Any idea? Any distinction between these two? Positive and normative? Sorry. No issues. Positive is what is and normative is what ought to be. जो है वो पॉजिटिव है और जो हो सकता है दैट इज नॉर्मेटिव. ओके. आपने बजट पढ़ा है, देखा था इस साल बजट जब प्रेजेंट हुआ था? कब प्रेजेंट हुआ था, कितनी तारीख को? मैम एग्जैक्ट डेट. ओके. बजट से एक दिन पहले क्या प्रेजेंट होता है? इकोनॉमिक सर्वे. एग्जैक्टली. आप बता सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या अंतर है? यस मैम. मैम बजट प्रेजेंट करता है कि क्या हमारे एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, रिसीट्स है, कितना हमें एक्सपेंडिचर करना है, कहाँ कहाँ हम स्पेंड करने वाले हैं और क्या हमारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं. वाइल मैम इकोनॉमिक सर्वे एक तो डिस्ट्रीब्यूट करता है मैम कि किस स्टेट को कितना फंड मिलेगा, एंड मैम इट्स बेसिकली असेसमेंट होता है कि क्या व्हाट वर द थिंग्स. ओके, मैं इसको एक लाइन पे बोल के ख़त्म कर दूं कि बजट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग और सर्वे इज़ बैकवर्ड लुकिंग. कैन आई से दैट? यस. ओके. बट मैम like just one thing more to add कि मैम it's not backward looking, like we just see what mistakes we have done and what positive measures we could take in the future. So I won't तो say. वो बैकवर्ड लुकिंग ही तो हुआ. आप मिस्टेक करके आए हैं तभी तो आप उसे एनालाइज करेंगे. आप फ्यूचर में गलतियां करने का स्कोप छोड़ेंगे क्यों? बजट में हम कोई गलतियां करने का स्कोप नहीं छोड़ते हैं. वन मोर फॉलोअप क्वेश्चन फ्रॉम दिस. 3 तरह के एस्टिमेट्स आते हैं: बजटरी एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और
एक्चुअल एस्टिमेट्स, कोई फ़र्क? मैम बजटरी एस्टिमेट्स, मैम बजटरी, आई एम सॉरी मैम। ओके, बजटरी एस्टिमेट्स कि हम कितना खर्चा करेंगे, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स कि हम बीच में उसको वापस देख रहे हैं कि हमने क्या सोचा था और हम कहाँ पे पहुँचे हैं, और एक्चुअल होता है जो हम पास्ट में कर चुके हैं। एक्चुअल हमेशा पास्ट ईयर्स का आता है, राइट? ओके, एंड देन आई वुड लाइक टू आस्क, आपने पोवर्टी पढ़ा है कभी? ओके, एज ऑफ नाउ ये टास्क नीति आयोग को दिया गया था कि क्या सही मायने या मापदंड होने चाहिए पोवर्टी लाइन नापने के, बट उन्होंने अभी तक अपना कोई फाइनलाइज डिसीजन दिया नहीं है। तो अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं एट प्रेजेंट? किसकी दी हुई लाइन हम फॉलो कर रहे हैं? कोई कमेटी थी जिसकी रिपोर्ट आई थी और उन्हीं ने हमें दिया था और उन्हीं की हम अभी फॉलो कर रहे हैं पोवर्टी लाइन दी हुई। कमियां भी हैं उसमें बहुत। कोई फेमस क्रिकेटर के नाम से थे, बहुत लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर कमेटी, इनकी हम फॉलो कर रहे हैं पोवर्टी लाइन। आप बता सकते हैं कि अर्बन और रूरल के लिए क्या सेट है? चलिए, तो आप जो हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी क्या काम करता है? सो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, पब्लिक ऑफिसेस, सब बेसिकली सरकारी ऑफिसेस का रोड और मैनेजमेंट का काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है। तो जो जनरली हम देखते हैं कि रोड्स के कंस्ट्रक्शन के काम डिवाइडेड हैं इंडिया में। कुछ रोड्स ऐसी हैं जो नेशनल गवर्नमेंट बनाती है, उनके कंट्रोल में है। कुछ रोड्स ऐसी होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो लोकल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। तो वो कौन कौन सी रोड्स हैं जो हमने डिवाइड कर रखी हैं इसे? सो बेसिकली सर जो हाईवे से रिलेटेड वो NHAI देखता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन सर अगर हम सिटीज़ में मेन रोड्स की अगर बात करें तो जनरली पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की आवाज़ होती है। एंड अगर हम उससे भी नीचे जाएँ, बहुत छोटी रोड्स, इफ इट्स ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेलिटी, तो वो फिर नगर निगम की सबके अंडर वो देखते हैं। ओके, और अभी आपने देखा, आप किशनगढ़ और अजमेर के बीच में या कोई भी हाईवे के बीच में आजकल एक पैराडाइम शिफ्ट आया है हाईवे पर। एक एक्सपीरियंस बदल गया है गाड़ी चलाने का। पहले हम जो है गाड़ी जाते थे लेकर तो हमको टोल पर पैसे देने पड़ते थे, फिर हमारे को टोल की स्लिप मिलती थी, फिर हम निकलते थे। अब वो चीज़ बदल गई है। तो क्या हो गया है अभी आजकल? फास्टैग। अब फास्टैग हो गया है। और फास्टैग जो होता है ये कोई पर्टिकुलर किसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है या नॉर्मल सिस्टम है? सर RFID पे RFID पे काम करता है। RFID क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है उसका? सो नॉट एग्जैक्टली बट रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन समथिंग। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके, गुड। तो आपने इंग्लिश में भी 12th में भी पढ़ा है और लिटरेचर आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है लिटरेचर के अंदर। आपका कोई फेवरेट एरिया है? सर लाइक इंग्लिश, सर बिकॉज ग्रेजुएशन के साथ था तो आई वॉज नॉट एबल टू फोकस मच, बट सर लाइक इफ आई लाइक सर इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाली जो इंग्लिश है, जो पेट्रियोटिज्म वाला आपको पसंद है। कोई एक राइटर का नाम बताओगे इंडियन राइटर का जो आपको पसंद है इंग्लिश में? यस सर, इट्स सर रविंद्रनाथ टैगोर एंड सर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ओके, आनंद मठ। ओके। आपके कॉलेज का नाम है RK पाटनी कॉलेज। ये किसी पर्सन के नाम पर है? यस सर। कौन है वो? सर ये रतनलाल कंवरलाल पाटनी हैं जो कि ग्रैंडफादर है अभी जो आके ग्रुप है एक, यस RK मार्बल ग्रुप के। तो आपको नहीं लगता किसी पर्सन के नाम पर किसी कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नाम रखना किसी इंस्टीट्यूशन को पर्सोनिफाई करने जैसा हो गया है और लोगों के मेंटल मतलब स्टेटा पे एक इम्प्रेशन क्रिएट करने का काम करता है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नाम इस तरह के ना रखकर हम एजुकेशनल कुछ वर्ड्स काम में लेकर नाम रखें।
सर दो आई वुड से इट्स अ राइट थिंग, बट क्योंकि कॉलेजेस वगैरह जब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो वी रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि वी हैव टू डिपेंड ऑन द प्राइवेट ग्रुप्स और एंटरप्रेन्योर्स फॉर दैट। तो सर बिकॉज दे रिक्वायर कि उनके नाम पे हो, तो सर इसीलिए कभी करना पड़ता है। बट सर इफ़ वी सी द लॉन्गर रन एडवांटेज, तो सर उनके नाम लिखने की वजह से इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग and so a lot of students is getting education because of that, so I think it's okay. It's okay. Okay, thank you. Thank you. Yes, come in. बैठिए। कैसा लग रहा है? So economics, so actually मतलब मुझे आता था, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि आई डोंट वांट टू गेस वाला चीज। यू डोंट वांट टू गेस, तो ठीक बात है, गेस नहीं करना है, वो ठीक है अपनी जगह। So बट जब मैम ने आंसर्स बताया तो मुझे लग रहा था बोलना था, ऐसा लग रहा था। मतलब आपके गेस में वही था जो मैम ने आंसर बताया, हाँ, ऐसा आपको क्योंकि लग रहा था? वो एक्चुअली पढ़ा हुआ था, बट आई वाज नॉट 100% श्योर। कोई बात नहीं। देखिए आप बहुत सिंसियर हैं, बहुत सोबर लुकिंग है, सॉफ्ट स्पोकन है, तो ये एडवांटेज तो आपको रहेगा ही रहेगा। आपका ड्रेसिंग बहुत बढ़िया है, यही पहन के जाने वाले हैं वहाँ पर, फाइनल यही ड्रेस डिसाइडेड है, तो बिल्कुल बढ़िया है, ड्रेस तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें, क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो उसका आप क्या करें, साथ साथ में मतलब पूरी बात समझ लें कि पूछना क्या चाह रहे हैं। जैसे सर ने आपसे हिस्ट्री पर पूछा था कि किशनगढ़ की हिस्ट्री के बारे में बताओ, और आपने कुछ एडिशंस कर दिए कल्चर के, कुछ कर दिए आपने इकोनॉमिक्स के, कि वहाँ पर मार्बल का मंडी है या वहाँ पर पेंटिंग फेमस है। जबकि पूछा था हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ही बताना है, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स या पॉलिटी और किसी एरिया पर नहीं जाना। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इकोनॉमिक्स को लेकर कुछ बेसिक फैक्ट्स, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आरपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर भी, आरएस में इंटरव्यू के अंदर मतलब ये पूछा जा सकता है, मीन्स का पार्ट रहा है। तो आपको बजट एंड सर्वे जो राजस्थान का है और इंडिया का है, उसका एट अ ग्लांस और बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कोई नई स्कीम्स, नए प्रोग्राम उसमें लॉन्च हुए तो आपको पता होनी चाहिए। सिंस इट्स योर बैकग्राउंड, आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप बेसिक इकोनॉमिक डेटा पर बता सकें। ठीक है। एक चीज़ मैं नोट कर पा रहा हूँ कि क्या होता है, आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, बाई चांस 0.1% आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो क्या है, वहीं आपके एक बर्डन पड़ता है दिमाग पर, और आगे के सारे क्वेश्चंस को वो बर्डन कैरी होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जहां आपको नहीं आया उसके बाद के सारे क्वेश्चंस भले ही आपको आ रहे हों, फिर भी आप या तो बैकआउट कर देंगी, या फिर आपको जो है एक नर्वसनेस की वजह से आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाती हैं और एकदम सोचती रह जाती हैं। वो नहीं होना चाहिए आपको। अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा, है ना। ढीठ का मतलब हो गया कि एक नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका रिस्पॉन्स करेंगे। पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, जिसका भी आंसर नहीं आया उसका बर्डन लेकर आगे के क्वेश्चंस पर नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्योंकि वो बर्डन आगे के आने वाले आपके आंसर्स को अफेक्ट करेगा, और वो कर रहा है, अभी भी कर रहा है, आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। ठीक है। तो इग्नोरेंस का जो एक आइडिया है ना, उसको लेकर चलना है, तभी आसान रहेगा जीवन। क्योंकि जॉब में जाएंगे, वहाँ पर भी रोज़ डांट पड़ जाएगी, तो अगर वो आज सुबह डांट पड़ गई तो अब क्या, फिर आज का दिन काम ही नहीं करेंगे, कुछ भी करना ही पड़ेगा। वहाँ आंसर कुछ नहीं दे पाए, कोई रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट काम तो अच्छे से करेंगे ना। तो वो एक काम का बर्डन या एक सवाल का बर्डन लेकर आगे नहीं जाना है, इसका ध्यान रखना है। बाकी सब ठीक है, आप सिंसियर हैं, सोबर हैं, और आपके साथ में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा, और हमारी सबकी ब्लेसिंग्स और विशेज़ रहेंगी कि आप एक अच्छे पोजीशन पर सेलेक्ट हो और आपको आपकी डिज़ायर्ड जॉब में मिले। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सो वो जो लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर के पाला आपने पूछा था, दैट वाज, हाँ दैट वाज फाइन, बिल्कुल ठीक है कि वो नाम तो जो स्पॉन्सर करते हैं उनका नाम से रहता ही रहता है, और नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा ना, व्हाट लाइज इन द नेम, तो उसका एक बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एजुकेशन मिल रही है अपने ही टाउन में, गर्ल एजुकेशन मिल रही है अपने ही टाउन में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय नाम के। नाम चाहे जो भी हो, कॉज इंपॉर्टेंट है। तो सही था आपका जवाब, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, थैंक यू।